वक्त हो चुका है हमारे मैनेजमेंट के साथ बात करने का, कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट से। Q1 की बात करें तो उसमें कंपनी की जो रेवेन्यू है वो करीब करीब 7% और प्रॉफिट 8% बढ़ा है। एबिटा ग्रोथ में भी करीब आप देखें तो 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी केदार लेले जी। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि प्रॉफिट में जिस तरीके से 8% की बढ़ोतरी में देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण क्या रहे सर? कोई प्रोडक्ट सेगमेंट रहा या फिर कंज्यूमर सेगमेंट, क्या रहे इसके पीछे के कारण? भैया जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे मुझे बुलाने के लिए। और चूंकि हम जनवरी दिसंबर फॉलो करते हैं तो हम हमेशा इसको Q1 कहते हैं। और Q1 का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस वो है जो सस्टेन्ड लगातार शानदार वॉल्यूम ग्रोथ दे सके, उसके साथ आपकी वैल्यू ग्रोथ भी आए और ये दोनों ट्रांसलेट हो प्रॉफिट ग्रोथ में। और इस हिसाब से Q1 का जो समय है, अगर आप विश्व परिप्रेक्ष्य में भी देखें जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, उसमें 8% का वॉल्यूम, 7% का टॉप लाइन और 8% का प्रॉफिट ग्रोथ देना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आपने जो सवाल किया कि कहाँ से आया है परफॉर्मेंस, तो ये काफी जिसको हम कह सकते हैं कि वी हैव बीन फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बिकॉज दो बड़े सेगमेंट्स होते हैं जिसमें कैस्ट्रॉल अपने बिजनेस को देखता है। एक होता है मोबिलिटी को लेकर, जिसमें सारी जो गाड़ियों में लुब्रिकेंट डलता है वो हम सप्लाई करते हैं, दो व्हीलर, टू व्हीलर्स हों, कार्स हों या कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स हों। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। और अगर आपके दर्शक या आपने इस Q1 के दौरान क्रिकेट देखा हो या चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल देखा हो, तो आपने शाहरुख खान को देखा होगा एक्टिव के एक बहुत शानदार से कैंपेन में जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा की है और एक्टिव को गर्मी में भी 3x प्रोटेक्शन इस प्रपोजिशन के साथ पेश किया है। और हमारे जो उपभोक्ता है उन्होंने इसको बहुत पसंद किया है। तो जो ग्रोथ आई है वो टू व्हीलर के ऑयल सेगमेंट से आई है, फोर व्हीलर के ऑयल सेगमेंट से आई है, बिकॉज हमने अपना जो फोकस है उसको हाई क्वालिटी थिन सेगमेंट पे लगाया है। उसके कारण भी हमारा कंज्यूमर इनसाइट के मद्देनजर ग्रोथ अच्छी आ पाई है। और बड़ा जो वॉल्यूम ड्राइवर होता है लुब्रिकेंट में वो होता है कमर्शियल व्हीकल्स, जो ट्रक्स और बसेस होते हैं, वहां भी हमने अच्छा काम किया है। तो ये एक सर्वांगीण ग्रोथ का क्वार्टर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में भी हम मार्केट की जो ग्रोथ है उसको बीट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने एक तो पहले सर बहुत अच्छी तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। मतलब मैं पहली दफ़ा ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो एकदम डिटेल में आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करने का। लेकिन सर मार्जिन पर थोड़ा दबाव देखने को मिला, वहाँ कहाँ कमजोरी रही, क्या वीकनेस रही मार्जिन को लेकर? श्रेया, क्या होता है, हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हिंदुस्तान में हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप हमारा Q1 जो कि जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है उसको अगर आप कंपेयर करेंगी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर से, तो आपको मार्जिन पे प्रेशर दिखाई देगा। उसका कारण यह है कि साल भर में जो हम अपना रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ऑल ग्लोबल सप्लायर्स, तो देर आर वॉल्यूम डिस्काउंट्स विच वी गेट। और IFRS प्रिंसिपल के हिसाब से हम सिर्फ जब वो वॉल्यूम अचीव कर लेते हैं और एक्चुअल डिस्काउंट जब हमको मिलता है हमारे कॉग्स में, तभी हम उसको शामिल कर पाते हैं। इसलिए हर साल पिछले 2 साल से अगर आप हमारा Q4 दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा अरे कैस्ट्रॉल ने तो बहुत अच्छा काम कर दिया इस क्वार्टर में। और उसके बाद जब आप Q1 देखेंगे तो आपको लगेगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, बट ऐसा नहीं है। आपने जो पॉइंट आउट किया है, अगर आप साल दर साल देखेंगी, पिछले साल का Q1 देखेंगी, तो आपको पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 7% से बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर देखना इज अ मोर वैलिड कंपैरिजन, बिकॉज वो लाइक फॉर लाइक पीरियड है, बजाय इसके कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से, और उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सर, रिजल्ट पे तो हमने बात कर ली केदार जी। अब थोड़ा सा आपके विजन पे मैं बात करना चाहूँगी। हालांकि अगर आप देखें तो ईवी पेनिट्रेशन अभी थोड़ा स्लो है इंडिया में, लेकिन अगर 2025 के बाद ईवी का बोलबाला जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अगर वो बूस्टअप होता है तो इस रिगार्डिंग कोई स्ट्रैटेजी आप बनाई है, कोई R&D या डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है श्रेया जी। आजकल ईवीज की जो बातचीत है वो भी बढ़ रही है, लोग चाहते भी हैं ईवी चलाना। इट्स अ मोर कन्वीनियंट वे टू ड्राइव एनी व्हीकल। और हम जैसी कंपनियां जो लुब्रिकेंट स्पेस में 125 साल से हैं,
उनका मूल मंत्र होना चाहिए कि आप परफॉर्म करिए आज की तारीख में और ट्रांसफॉर्म करिए फ्यूचर के लिए। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आज जो बिजनेस बड़ा है, जो कि लुब्रिकेंट स्पेस में आइस इंजन से रिलेटेड है, उसमें तो आपको जीतना ही है। और आपको तैयारी इसकी करनी है कि जब मार्केट में चेंज आए, आज 2.5 से 5% के लगभग गाड़ियां जो है वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में बिकती हैं, ईवीज। जब ये नंबर अगले 10 साल में, मुझे लगता है 8 से 10 साल में 30 से 35% के आसपास पहुंच जाएगा, उस समय क्या हमारे पास ऐसा पोर्टफोलियो है जो रिलेवेंट होगा? तो उसका जवाब यह है कि हमने ऑलरेडी 2 साल पहले कैस्ट्रॉल ऑन के नाम से फ्लूइड्स लॉन्च किए हैं। अगर आपके पास ईवी है तो उसमें ट्रांसमिशन फ्लूइड देखिए या कूलेंट देखिए, वो सब कैस्ट्रॉल ऑन से आता है। हिंदुस्तान में जो 3 बड़ी कंपनियां हैं जो ईवीज लॉन्च कर रही हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली हम काम कर रहे हैं, और ये R&D हमने ग्लोबली किया हुआ है। तो जब इंडस्ट्री में बदलाव आएंगे तो एक बड़ी कंपनी का ये दायित्व बनता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को तैयार रखे उस चेंज के लिए। एंड वी आर रेडी, वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद देम एंड वी विल सी दैट चेंज कमिंग इन। जब क्वार्टर की रिपोर्टिंग होती है, मैं इसलिए इसके बारे में अभी बात नहीं करता हूं बिकॉज ये भविष्य का कार्यक्रम है। स्ट्रैटेजी अगर आप पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगा, बट आज के क्वार्टर में इसका कंट्रीब्यूशन भी छोटा है और इन्वेस्टर को इसके बारे में क्वार्टर में, शॉर्ट टर्म में चिंता नहीं करनी चाहिए, बट ये जरूर देखना चाहिए कि ये कंपनी उसके लिए तैयार हो रही है या नहीं, और हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, थोड़ी देर पहले जब से आपसे बातचीत कर रही थी मैं, तो आपने ग्लोबल अनसर्टेनिटी को भी उजागर किया, जिस तरीके से टेस्ला में देखने को मिल रहा है ज्योग्राफिकली। तो ऐसे में क्या आपने अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्टेड बेस ऑयल्स या एडिटिव्स पे कम की है? ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप, जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा है? अच्छी बात यह है कि जो इस समय वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा धूम मचाए हुए व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, आप भी जानती हैं, उन्होंने क्रूड ऑयल को अपने सारी पॉलिसीज से अलग रखा हुआ है। सो बिकॉज वर्ल्ड इज डिपेंडिंग ऑन क्रूड ऑयल, ऑयल मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड एज दे से। तो उसके कारण हमारे जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है उसमें वॉलेटिलिटी तो है, पर उसकी अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब मुझे सबसे ज्यादा प्रेशर किस बात का था, जब जनवरी शुरू हुई तो जब मैं फॉरेक्स देख रहा था तो मुझे लगा कि इस साल 3 से 5% आपका जो हमारा जो कॉग्स है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और वो एक चिंताजनक विषय था, क्योंकि जब आपका कॉग्स बढ़ता है, कंपनियां कोशिश करती हैं कि वो पास ऑन ना करें बेनिफिट, पर एक समय के बाद वो कॉग्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो है वो पास ऑन करना होता है। और ये प्रेशर जब आप पास ऑन करते हैं तो कंज्यूमर को उसकी मार लगती है, क्योंकि हर चीज महंगी हो जाती है। तो उसको देखना और बहुत महीन तरीके से उसको बैलेंस करना जरूरी था। और जैसे कि आप देख रही हैं, फॉरेक्स जो था वो 84 रुपए के आसपास था पिछले साल। वो इस साल एक्सपेक्टेशन थी कि 87, 88, 89 तक भी पहुंच जाएगा, 90 तक भी पहुंच सकता था, बट आज की तारीख में वो 85 के आसपास है, 85, 86 के आसपास है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2-2.5% का फॉरेक्स का जो हेडविंड है, जो दिक्कत है, उसको हम बेस ऑयल की जो बेनिफिट है उससे हम बैलेंस कर पाएंगे। तो इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो वोलेटाइल है बट मैनेजेबल है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जिसको कहते हैं कि मैं आशावादी हूं, पर कॉशन के साथ इज द पर्सपेक्टिव जिसमें हम जी रहे हैं आज की तारीख में। बिल्कुल सर, सवाल तो बहुत है जहन में, लेकिन समय इतनी की इजाजत दे रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, और all the very best for upcoming quarters. Looking forward to meet you once again and have a chit chat on CNBC आवाज से। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। बहुत थैंक यू श्रेया जी, आपको भी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया।